नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सुरईवाल बीए पार्ट प्रथम के फर्स्ट पेपर में पिछली बार संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवियों के बारे में चर्चा की थी। इस बार हम सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों पर चर्चा करेंगे। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों में सबसे पहले आते हैं कुतुबन। कुतुबन ने मृगावती रचना लिखी। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे। ये शेर शाह के पिता हुसैन शाह के समकालीन माने जाते हैं, इसलिए इनका आविर्भाव काल 1493 ईस्वी माना जाता है। सन 1501 ईस्वी में दोहे चौपाइयों में कुतुबन ने मृगावती प्रेमाख्यान की रचना की थी। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की सरस प्रेम कथा वर्णित है। कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती पर मोहित राजकुमार प्रेम योगी बनकर कई कष्ट झेलने के उपरांत उसे प्राप्त करता है। इस कार्य में रुक्मिणी नामक सुंदरी उसके विपदा के दिनों में सहायता करती है। कहानी के अंत में राजकुमार की आखेट में मृत्यु और दोनों पत्नियों का सती हो जाना चित्रित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मृगावती की कथा लौकिक प्रेम की कथा है, जिसमें अलौकिक प्रेम का संपूर्ण संकेत है। इसी क्रम में दूसरे कवि आते हैं मंझन। इनकी रचना है मधुमालती। कवि मंझन के जीवन वृत्त के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त तो नहीं हो पाई है, परंतु रामपुर स्टेट लाइब्रेरी से इसकी मधुमालती रचना की अधूरी पांडुलिपि प्राप्त हुई है। इस कृति का रचना काल 1545 ईस्वी माना जाता है। इसमें कनेसर नगर के राजकुमार मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा द्वारा निस्वार्थ प्रेम की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। अप्सराओं द्वारा मधुमालती से साक्षात्कार के बाद राजकुमार मनोहर उसकी प्राप्ति के लिए समुद्र मार्ग से यात्रा कर उसके नगर तक पहुंचना चाहता है। बीच सागर में ही दुर्घटना हो जाती है और किसी तरह बचकर मनोहर जंगल में पहुंचता है। वहां राक्षस को मारकर मधुमालती की सखी प्रेमा का उद्धार करता है। प्रेमा के सहारे में मधुमालती तक पहुंचता है, लेकिन मधुमालती की माता प्रेम मंजरी को मनोहर मधुमालती का प्रेम भाता नहीं, इसलिए वह मधुमालती को मनोहर के प्रेम से विमुख करना चाहती है। जब वह नहीं मानती तब वह उसे चिड़िया बनने का शाप दे देती है। चिड़िया बनी मधुमालती को ताराचंद पकड़कर सोने के पिंजरे में बंद कर देता है। एक दिन चिड़िया ताराचंद को अपनी प्रेम कहानी सुनाती है। उस कहानी से ताराचंद द्रवित हो उठता है और उसे लेकर मधुमालती के माता पिता के पास ले जाता है। वहाँ माता उस पर जल छिड़ककर फिर से मधुमालती के रूप में बदल देती है। आगे योगी के रूप में मनोहर भी आ जाता है और ताराचंद के प्रयास से मनोहर मधुमालती का विवाह हो जाता है। विषय निरूपण, भाषा, सौंदर्य, व्यक्ति, भाव्य, व्यंजना, शैली, अलंकार, विधान आदि की दृष्टि से ये एक उच्च कोटि की कृति मानी जा सकती है। तीसरा क्रम में आते हैं इनके उस्मान। इनके द्वारा चित्रावली रचना लिखी गई। ये जहांगीरकालीन सूफी कवि थे। चिश्ती संप्रदाय के हाजी बाबा इनके गुरु थे। इनको चित्रावली नाम का प्रेमाख्यान प्राप्त हुआ है, जिसका संपादन श्री जगमोहन वर्मा ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस रचना का रचनाकाल 1613 ईस्वी है। ये प्रेमाख्यान जायसी के पद्मावत का अनुकरण करता हुआ जान पड़ता है। कवि ने उन सभी विषयों पर का अपनी रचना में समावेश किया है। इसी क्रम में शेख नबी की रचना है ज्ञानद्वीप। शेख नबी जिला जौनपुर के रहने वाले थे। सन 1619 में उन्होंने ज्ञानद्वीप की रचना की थी। इस प्रेमाख्यान में राजा राय शिरोमणि के पुत्र ज्ञानदीप और राजकुमारी देवयानी के प्रेम की कथा वर्णित है। इस काव्य में नायक के स्थान पर नायिका की सखी का योग वेश धारण करना, नायिका की सहचरी का नायक से विवाह नहीं होना आदि नए प्रयोग मिलते हैं। इसमें नायक की खोज के लिए स्वयंवर का आयोजन होता है। कथा का अंत सुखमय है। इसमें भी वर्णनात्मकता का बाहुल्य पाया जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की
को सूफी काव्य परंपरा में मुख्य स्थान प्राप्त है।